one and all. Today I am here with the 9th class SST English medium. In our previous class we have discussed about natural vegetation and wildlife. In that topic we have discussed a lot about flora and fauna, relief features, that is land, soil, climatic condition, that is temperature, sunlight, precipitation. Okay. Now today we are going to study the types of vegetation. Means how many types of vegetation are there in India. So we have already discussed the tropical evergreen forest, tropical deciduous forest. We have already discussed about these two forests, tropical evergreen forest and tropical deciduous forest. Now today we are going to study about these three forests: tropical thorny forest and bushes, and we can also say that thorny forest and bushes, mountainous forest or mangrove forest. Okay, so let's start. Firstly, we are going to study about tropical thorny forest and bushes. Okay, in region with the less than 70 cm of the rainfall, means in that region where the rainfall is so less, means less than 70 cm, the natural vegetation consists of thorny trees and bushes. ओके, मीन्स ऐसी जगह है जहां पर रेनफॉल बहुत ही कम होती है, 70 सेंटीमीटर से भी कम होती है, तो वहां का जो वेजिटेशन है वो थॉर्नी एंड बुशेस पाया जाता है, थॉर्नी फॉरेस्ट एंड बुशेस पाया जाता है। मीन्स अगर हम बात करें डेजर्ट एरिया की, तो डेजर्ट एरिया के अंदर जो प्लांट्स पाए जाते हैं वो थॉर्नी फॉरेस्ट एंड बुशेस का एक बेस्ट एग्जांपल है, जैसे कैक्टस, अकासिया, बबूल के जो पेड़ पौधे होते हैं वो। This type of vegetation is found in the northwestern part of country. ये कंट्री के देश के नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में पाया जाता है। अब एक चीज आप समझ लीजिए, ये नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट, साउथ ईस्ट, इसका आप कैसे अंदाजा लगाएंगे मैं पहले भी क्लास में बता चुका हूँ, लेकिन बहुत से लोगों के क्वेश्चन है तो मैं फिर बता देता हूँ। देखिए, आप लोगों को मालूम है कि देयर आर 4 टाइप्स ऑफ डायरेक्शन, 4 टाइप्स की डायरेक्शन होती है। ऊपर होता है नॉर्थ, नीचे होता है साउथ। ऑलवेज ऊपर अपर साइड में क्या होता है, नॉर्थ, और लोअर साइड में होता है साउथ। अगर हम बात करें हमारे राइट हैंड साइड की, तो राइट हैंड साइड में हम लिखते हैं ईस्ट और लेफ्ट हैंड साइड में लिखते हैं वेस्ट। तो ये हमारी डायरेक्शन होती है, हमेशा हम इसी तरीके से डायरेक्शन को प्रीफर यूज करते हैं। अब देखें, इसमें जो बीच में होगा, ये नॉर्थ और ईस्ट दोनों के जो बीच वाला एरिया है, ये क्या जाएगा, नॉर्थ ईस्ट। साउथ और ईस्ट के जो बीच वाला एरिया है, पूरा एरिया, ये कहलाएगा साउथ ईस्ट। ओके, इसके अलावा वेस्ट और साउथ के बीच का एरिया कहलाएगा साउथ वेस्ट, और नॉर्थ और साउथ के जो बीच का एरिया कहलाएगा नॉर्थ वेस्ट। ओके, तो इस तरीके से हम डायरेक्शन का अंदाजा लगाते हैं। तो यहाँ पर कहा जा रहा है नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ द कंट्री, नॉर्थ वेस्टर्न इज दैट पार्ट ऑफ द कंट्री। हमारे भारत के अगर नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट की हम बात करें, ओके, तो नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ कंट्री जो है वहां पर इस टाइप का वेजिटेशन पाया जाता है, मतलब थॉर्नी फॉरेस्ट एंड बुशेस। और वो कहाँ है, सेमी एरिड एरियाज ऑफ गुजरात का कुछ एरिया जो राजस्थान से लगा हुआ है। इसके अलावा राजस्थान, मध्य प्रदेश का कुछ एरिया, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, हरियाणा का भी कुछ एरिया। ये कुछ एरिया ऐसे हैं जो कहीं ना कहीं थॉर्नी फॉरेस्ट एंड बुशेस वहां पर पाया जाता है। मींस वहाँ डेजर्ट एरिया है, जो सॉइल है वो सैंडी सॉइल है, और जो पेड़ है वो कैक्टस, अकासिया, बबूल, इस टाइप के पेड़ पौधे पाए जाते हैं, वेजिटेशन पाया जाता है। ओके, आगे हम देखेंगे, ट्रीज आर स्कैटर्ड इन लॉन्ग रूट्स। जो ट्रीज की रूट होती है वो लॉन्ग होती है, ओके, और अंदर तक के जाती है। क्यों जाती है अंदर तक? मॉइस्चर सोखने के लिए, क्योंकि उस पेड़ ने अपने आप को इस तरीके से मॉडिफाइड कर लिया है कि उस तरीके से एक्सट्रीम कंडीशन के अंदर भी सर्वाइव कर सके। तो जो जड़ें हैं वो अंदर तक के जाती है। ओके, आगे देखेंगे, द स्टेम्स आर सिक्यूलेंट टू कंजर्व वाटर। स्टेम कुछ इस तरीके से होती है कि वो वाटर को अपने अंदर कंजर्व करके रख सके, थोड़ी सी पोरस होती है। ओके, लीव्स आर मोस्टली थिक। लीव्स बहुत छोटी होती है, बारीक बारीक, मतलब कि ये कहना चाहिए उसने कांटे का रूप ले लिया। अगर आप कैक्टस को देखेंगे तो उसकी लीव बहुत ही बारीक रहती है, उसने एक कांटे का रूप ले लिया है। वो ऐसा इसलिए है क्योंकि जब लीव बड़ी रहेगी तो
मॉइस्चर भी ज़्यादा वहाँ से निकलेगा। तो मॉइस्चर ना निकले इस वजह से जो लीफ ने अपने आप को इस तरीके से अडॉप्ट कर लिया है वाटर को कंजर्व करने के लिए। ओके तो इस तरीके के जो फॉरेस्ट है वो थॉर्नी फॉरेस्ट एंड बुशेस कहलाते हैं। यहाँ के अगर मेन एनिमल्स की बात करूँ तो रेट, माइस, रैबिट, फॉक्स, वुल्फ, टाइगर, लॉयन, वाइल्ड एज, हॉर्सेस एंड कैमल्स, ये सब यहाँ के मेन एनिमल्स है। नेक्स्ट हमारा फॉरेस्ट का आता है दैट इज मैंग्रोव फॉरेस्ट। ये हो गया ट्रॉपिकल थॉर्नी फॉरेस्ट एंड बुशेस। नेक्स्ट इज माउंटेन फॉरेस्ट, नॉट मैंग्रोव फॉरेस्ट। मैंग्रोव फॉरेस्ट को हम 5th नंबर पर डिस्कस करेंगे। 4th नंबर पर आता है माउंटेन फॉरेस्ट। देखिए अगर मैं माउंटेन फॉरेस्ट की बात करूं तो in the mountain areas that decreasing temperature with the increasing altitude leads to corresponding change in the natural vegetation। देखो माउंटेनियस एरिया कैसा होता है, आप सब लोगों को मालूम है कि एल्टीट्यूड उसका ज्यादा होता है, मतलब हाइट ज्यादा होती है माउंटेनियस एरिया की। लेकिन क्या, लेकिन वहाँ टेम्परेचर कम होता है, इस वजह से वहाँ का वेजिटेशन भी कैसा होगा, डिफरेंट होगा। एक एक पॉइंट को आप ध्यान दीजिए, छोटी छोटी बातें हैं, अगर एक एक पॉइंट को आप ध्यान देंगे तो आप बहुत ही आराम से नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ समझ जाएंगे, है ना। As there is a succession of natural vegetation built in the same order as we see from the tropical to tundra. Okay, the wet temperature type of forest are found between the height of 1000 to 2000 meter। देखिए यहाँ पर भी जो माउंटेनियस फॉरेस्ट है, वहाँ पर भी जो माउंटेनियस फॉरेस्ट एक जैसे नहीं होते, मतलब जो कम हाइट है 1000 मीटर से लगाकर 2000 मीटर तक यहाँ पर जो फॉरेस्ट पाए जाते हैं वो वेट टेम्परेट टाइप ऑफ फॉरेस्ट पाए जाते हैं। ओके, और उनकी जो लीफ है वो बड़ी होती है। अगर मैं कुछ एग्जांपल की बात करूँ तो ओक, चेस्टनट, प्रेडोमिनेट, ये सब वहाँ के मेन पेड़ पौधे हैं। इसके अलावा अगर हम माउंटेन में और ऊपर की ओर चलेंगे 1500 मीटर से लगाकर 3000 मीटर्स तक अगर हम जाएंगे तो टेम्परेट फॉरेस्ट पाए जाएंगे वहां पर। जैसे कुछ एग्जांपल है उसका कॉनिफेरस फॉरेस्ट, कॉनिफेरस टाइप ऑफ फॉरेस्ट पाए जाएंगे। जैसे एग्जांपल है पाइन, देवदार, सिल्वर फर, स्प्रूस एंड सीडर। ओके, These forests cover mostly the southern slopes of Himalaya। ये वाले जो फॉरेस्ट हैं वो सदर्न स्लोप्स ऑफ हिमालय में पाए जाते हैं, हिमालय के सदर्न स्लोप्स में। ओके, जहाँ का एल्टीट्यूड थोड़ा सा हाई है। ओके, एट द हायर एलिवेशन, अब हम इससे ऊपर की बात करें, हायर एलिवेशन मतलब 3000 मीटर से ऊपर की अगर हम बात करें तो हायर एल्टीट्यूड में मतलब मोर देन 3600 मीटर्स के ऊपर, मतलब सी लेवल से मोर देन 3600 मीटर्स के ऊपर जो फॉरेस्ट पाए जाते हैं वो टेम्परेट फॉरेस्ट पाई जाती है और ग्रासलैंड वगैरह वहां पर पाई जाती है। अगर वहां का कुछ एग्जांपल लिया जाए तो अल्पाइन, सिल्वर फर, यूनिफर्स, पाइन, ब्रिचेस, ये सब वहां के कॉमन ट्रीज हैं। तो हमने ये देखा कि जो माउंटेन फॉरेस्ट होता है या जो हमारा माउंटेन होता है वहां पर एक जैसे पेड़ पौधे नहीं पाए जाते हैं। यदि हम कम हाइट की बात करें तो वहां पेड़ पौधे अलग पाए जाएंगे, तो 1000 से तो 1500 मीटर्स में, और अगर 1500 से 3000 तक अगर हम जाएंगे तो वहां का जो वेजिटेशन है वो अलग होगा। और 3000 से अगर हम ऊपर जाते हैं मींस उसके हाई एल्टीट्यूड्स पे जाते हैं तो वहां का जो वेजिटेशन है वो अलग होगा, डिफरेंट होगा। अल्टीमेटली दो scrubs and shrubs they merge into the alpine grasslands। These are used extensively for the grazing for the nomadic tribes। देखिए इसमें बहुत सारी ग्रासेस वगैरह भी पाई जाती है जो कि अल्पाइन फॉरेस्ट पे होता है एक हाई एल्टीट्यूड्स पे, उसके साथ में ही होती है स्क्रब्स और स्क्रब्स। तो ये भी अल्पाइन फॉरेस्ट पे, ये अल्पाइन ग्रासलैंड इसको बोलते हैं। यहाँ पर जो नोमैडिक लोग हैं वो अपने मवेशियों को चराने के लिए लाते हैं। नोमैडिक पीपल्स जो उस एरिया में रहते हैं जैसे गुज्जर्स एंड बकरवाल्स। ओके, एट द हाई एल्टीट्यूड मोजेस एंड लीचेस फ्रॉम अ पार्ट ऑफ टुंड्रा वेजिटेशन। इसके अलावा हाई एल्टीट्यूड में मोजेस और लीचेस भी पाई जाती है। यहाँ के अगर मैं कॉमन एनिमल की बात करूँ, कौन कौन से कॉमन एनिमल है यहाँ, मींस ये पूरे हम माउंटेन की बात कर रहे हैं जहाँ पर माउंटेनियस वेजिटेशन पाया जाता है वहाँ के एनिमल की बात कर रहे हैं। तो कश्मीर स्टैग, स्पॉटेड डियर, वाइल्ड शीप, जैक, रैबिट, तिब्बतन एंटेलोप, याक, स्नो लेपर्ड, स्क्विरिल,
shaggy horn, wild ibex, bear, and rare red panda, sheep and goat with thick hair. देखो रेयर रेड पांडा को कहा गया, सॉरी रेयर रेड पांडा को कहा गया क्योंकि यहाँ जो पांडा पाया जाता है वो रेयर है, रेड पांडा वो रेयर है, बहुत कम मिलता है, कम दिखाई देता है। ओके, आगे हम बात कर लेते हैं मैंग्रोव फॉरेस्ट की। हमारा जो माउंटेन्स फॉरेस्ट है वो कंप्लीट हो गया है, वो खत्म हो गया है। लास्ट नंबर पे आता है मैंग्रोव फॉरेस्ट। ओके, ये थोड़ा सा बड़ा है तो इसको सभी ध्यान से देखेंगे। मैंग्रोव फॉरेस्ट, मैंग्रोव फॉरेस्ट को हम टाइडल फॉरेस्ट भी कहते हैं और ये वहां पर पाया जाता है जहां पर जो नदी होती है, रिवर होती है, वो समुद्र में जाके मर्ज हो रही होती, मिल रही होती है। आप सब लोगों को मालूम है जो सारी नदियां हैं वो कहाँ से निकलती है, हाई एल्टीट्यूड से निकलती है और लास्टली जाकर वो कहाँ मर्ज होती है, समुद्र में, सीज में एंड ओशियंस में मर्ज होती है। तो मैंग्रोव फॉरेस्ट वो फॉरेस्ट है जहाँ पर जो रिवर्स होती है वो मर्ज हो रही होती है। कहाँ पर मर्ज हो रही होती है, सीज और ओशियंस के अंदर, वहां पर ये पाया जाता है। ओके, वहां पर मट्टी बहुत ज्यादा रहती है और चिपचिपा एरिया होता है पूरी तरीके से। ओके, dense mangrove are common varieties with the roots of plants submerged under the water। देखिए अगर मैं मैंग्रोव फॉरेस्ट की बात करूं तो इसकी जो रूट है वो पूरी तरीके से पानी में सबमर्ज्ड होती है, मतलब जो एरिया है वो पूरा चिपचिपा होता है, मट्टी वगैरह वहां पर पाई जाती है और कितनी बार तो हाई टाइड आने की वजह से पूरे एरिया के अंदर पानी पानी हो जाता है। जो इसकी रूट होती है वो पूरी तरीके से पानी में सबमर्ज्ड होती है, मतलब अंदर पानी ही पानी होता है। The delta of Ganga, Mahanadi, Krishna, Godavari and Kaveri covered such vegetation। अगर हम बात करेंगे ऐसा वेजिटेशन भारत में कहाँ है, तो जो गंगा, महानदी, कृष्णा, गोदावरी और कावेरी का डेल्टा है, डेल्टा मतलब जहाँ पर मर्ज हो रही है रिवर, सीज और ओशियन के साथ, वो एरिया उस एरिया में मैंग्रोव फॉरेस्ट पाया जाता है, या उसी को हम मैंग्रोव फॉरेस्ट कहते हैं। द गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा सुंदरी ट्रीज आर फाउंड। जो गंगा ब्रह्मपुत्र का एरिया है वहां का जो कॉमन ट्री है वो है सुंदरी, सुंदरी ट्री का नाम है। ओके, which provide durable hard timber, palm, coconut, केवड़ा, अगर etc. also grow in some parts of delta। अब देखिए इसके अलावा अगर हम बात करें हमारे सुंदरी ट्री की तो वो हार्ड टिम्बर हमें प्रोवाइड करता है। इसके अलावा दूसरे पेड़ की अगर मैं बात करूं तो पाम, कोकोनट, केवड़ा, ये सब पाया जाता है। केवड़े का इस्तेमाल हम खुशबू वगैरह के लिए भी करते हैं। ओके, यहाँ के अगर एनिमल की बात करूं तो रॉयल बंगाल टाइगर, जो बंगाल टाइगर हम कहते हैं वो यहाँ का कॉमन एनिमल है। ओके, इसके अलावा टर्टल्स, क्रोकोडाइल भी यहाँ पर पाए जाते हैं, घड़ियाल, है ना, और स्नेक्स, ये सब पाए जाते हैं, मतलब सारे खतरनाक चीज यहाँ पर पाई जाती है। ओके, लाइक इट्स फ्लोरा, इंडिया आल्सो रिच इन इट्स फोना। देखिए अब यहाँ पर ये कंप्लीट हो गया, हमारा मैंग्रोव फॉरेस्ट भी कंप्लीट हो गया है, ये ज्यादा बड़ा नहीं बचाया। इसके बाद में जो वाइल्ड लाइफ है, तो अगला पार्ट है हमारा वो है वाइल्ड लाइफ। नेक्स्ट पे आ जाते हैं हम वाइल्ड लाइफ। ओके, वाइल्ड लाइफ मतलब वाइल्ड लाइफ मतलब होता है वाइल्ड लाइफ, जंगली जीवन, या कहीं ना कहीं एनिमल्स। जैसे हमने बात करी अभी फ्लोरा की, फ्लोरा मतलब स्पीसीज ऑफ प्लांट या वेराइटीज ऑफ प्लांट। ओके, अब फोना मतलब स्पीसीज ऑफ एनिमल और वेराइटीज ऑफ एनिमल्स। तो जैसे हमारे भारत के अंदर फ्लोरा बहुत ज्यादा मात्रा में पाया जाता है, अभी हमने देखा 5 टाइप्स ऑफ वेजिटेशन है, वैसे ही हमारे भारत के अंदर जो वाइल्ड लाइफ है मतलब फोना है वो भी बहुत ज्यादा वैरायटी में पाया जाता है। 90,000 एनिमल की स्पीसीज हमारे भारत में पाई जाती है और 2000 स्पीसीज पाई जाती है बर्ड की। तो तकरीबन ये 13% है टोटल वर्ल्ड का, मतलब इतना फ्लोरा एंड फोना, इतना जो यहाँ पर फोना है, अभी हम फोना की बात कर रहे हैं कि ये दुनिया का 13% अकेले भारत में ही है। देयर आर 2546 स्पीसीज ऑफ फिश। मछली की कितनी स्पीसीज है? 2546। ये तकरीबन दुनिया का 12% है, मतलब दुनिया में जो फिश की वैरायटी पाई जाती है उसका 12% अकेले भारत के अंदर है। ओके, इट आल्सो शेयर्स बिटवीन 5 and 8% ऑफ द वर्ल्ड एम्फीबियन, रेप्टाइल एंड मैमल।
यहाँ पर दुनिया का 5 से 8% एम्फीबियन, रेप्टाइल और मेमल्स भी। अब क्या है एम्फीबियन, रेप्टाइल और मेमल, ये आपने साइंस में पढ़ा होगा, फिर भी मैं शॉर्ट में बता देता हूँ। एम्फीबियन मींस जो पानी में भी रह सकते हैं और ऐसे प्राणी जो पानी में भी रह सकते हैं और जमीन में भी रह सकते हैं, जैसे कि फ्रॉग है, क्रोकोडाइल है। ओके, रेप्टाइल की बात करूँ तो रेंगने वाले जानवर हो गए, जैसे कि स्नेक्स वगैरह है। ओके, और मेमल्स, मेमल आपको पता है जैसे बैट है, चमगादड़ है, और जो इंसान है वो भी एक मेमल ही होता है। तो साइंस में आपने ये कैटेगरी पढ़ी होगी कि मेमल की कौन सी कैटेगरी है, रेप्टाइल की कौन सी है और एम्फीबियन की कौन सी है। तो यहाँ पर ये सब चीजें पाई जाती है। द एलिफेंट आर द मोस्ट मेजेस्टिक एनिमल अमंग द मेमल्स। देखिए ये एलिफेंट क्या है, मेमल्स है ना, मेमल्स की कैटेगरी में रखा गया है इसको। बहुत ही मेजेस्टिक एनिमल है। ये पाया जाता है आसाम के फॉरेस्ट में, कर्नाटका और केरला के फॉरेस्ट में पाया जाता है। इसके अलावा वन हॉर्न डायनासोर्स ये भी यहाँ पर पाया जाता है। ओके, वन हॉर्न डायनासोर्स कहाँ पर रहता है, मार्शी लैंड ऑफ आसाम एंड वेस्ट बंगाल में पाया जाता है ये। इसके अलावा एराइड एरियाज ऑफ फ्रंट ऑफ कच्छ एंड द थार डेजर्ट्स आर द हैबिटेट ऑफ वाइल्ड एश। वाइल्ड एश की अगर मैं बात करूं और कैमल्स की मैं बात करूं तो रन ऑफ कच्छ, जो कच्छ में रन है वहां पर पाया जाता है और डेजर्ट एरिया में पाया जाता है। इसके अलावा इंडिया के अंदर नीलगाय और इसके अलावा चौसिंगा, ओके, मतलब एंटेलोप हम जिसको बोलते हैं, फोर हॉर्न एंटेलोप, गैजेल, ओके, और भी इसके अलावा बहुत सारी जो स्पीशीज है डियर की वो सब यहाँ पर पाई जाती है। ओके, इसके अलावा बहुत सारी जो स्पीशीज है मंकी की वो भी हमारे भारत में पाई जाती है। आगे देखते हैं। इंडिया इज ओनली कंट्री इन द वर्ल्ड दैट हैज बोथ टाइगर एंड लायन। दुनिया भारत की एकमात्र ऐसी कंट्री है जिसमें लायन भी पाए जाते हैं और टाइगर भी पाए जाते हैं। दूसरी कंट्रीज के अंदर लायन है तो टाइगर नहीं है, टाइगर है तो लायन नहीं, लेकिन यहाँ पर दोनों एक साथ पाए जाते हैं, इसीलिए एकमात्र कंट्री है। द नेशनल हैबिटेट ऑफ इंडियन लायन, इंडियन लायन की अगर मैं बात करूँ तो गिर फॉरेस्ट गुजरात, ये यहाँ का नेचुरल हैबिटेट है लायंस वगैरह। आपने बहुत सारे वीडियोस यूट्यूब पे भी देखे होंगे कि जो गुजरात के लोग हैं जो गिर फॉरेस्ट के करीब रहते हैं, इतनी बार जब वो रोड से गुजर रहे होते हैं तो वहाँ पर सामने आके लायन वगैरह बैठ जाते हैं, तो वो थोड़ा इंतजार करते हैं कि भाई ये चले जाएं तो फिर उसके बाद में हम निकलेंगे। वो थोड़ा सा लायन के साथ में रहते रहते उनका थोड़ा डर खत्म हो गया। उन्हें पता है कि जब तक हम इसको नुकसान नहीं पहुँचाएंगे ये कुछ भी नहीं करेगा। ओके, टाइगर आर फाउंड इन द फॉरेस्ट ऑफ मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के फॉरेस्ट में टाइगर पाए जाते हैं। आप लोगों को मालूम है कि कान्हा किसली या बांधवगढ़, यहाँ पर टाइगर वगैरह पाए जाते हैं। इसके अलावा अभी हमने देखा सुंदरवन फॉरेस्ट में भी पाए जाते हैं जो कि वेस्ट बंगाल में है, हिमालयन रीजन में पाए जाते हैं। इसके अलावा लेपर्ड वगैरह भी हमारे भारत के अंदर पाया जाता है जो कैट फैमिली को ही बिलोंग करता है। ओके, आगे हम बात कर लेते हैं हिमालय हार्ड रेंज ऑफ द एनिमल विच सर्वाइव इन एक्सट्रीम कोल्ड कंडीशन। अब हिमालयन माउंटेन में ऐसे एनिमल्स पाए जाते हैं जो एक्सट्रीमली कोल्ड कंडीशन में भी सर्वाइव कर सकते हैं। ओके, जैसे कि याक, अगर मैं बात करूं याक की, तो याक बहुत ही ज्यादा एक्सट्रीम कोल्ड कंडीशन के अंदर भी सर्वाइव कर सकता है, ये लद्दाख के अंदर पाया जाता है। ओके, इसके अलावा शेगी हॉर्न वाइल्ड ऑक्स ये भी वहां पर पाया जाता है। ओके, इसका वजन तकरीबन 1 टन होता है। द तिब्बतन एंटेलोप भी हमारे माउंटेनियस फॉरेस्ट में पाए जाते हैं। नाम ही उसका तिब्बतन एंटेलोप है। तिब्बतन मतलब तिब्बत में, तिब्बत कहाँ है, हाई एल्टीट्यूड में। ओके, इसके अलावा ब्लू शीप वगैरह वहां पर पाए जाते हैं, वाइल्ड शीप पाए जाते हैं। ओके, तिब्बतन वाइल्ड एश पाए जाते हैं। और उसके बाद में आइबेक्स है, बियर है, स्नो लिपर्ड है और रेड पांडा वगैरह ये सब यहाँ पर पाए जाते हैं। कहाँ पर, माउंटेनियस फॉरेस्ट में। इन द रिवर लेक एंड द कोस्टल एरियाज टर्टाइल, क्रोकोडाइल एंड घड़ियाल आर फाउंड। अगर मैं रिवर की बात करूँ या कोस्टल एरियाज की बात करूँ तो अभी हमने देखा था कि वेस्ट बंगाल के अंदर जहाँ गंगा ब्रह्मपुत्र मीट करती है वहाँ टर्टल, क्रोकोडाइल, घड़ियाल पाए जाते हैं। तो ऐसे एरिया में ये सब चीजें पाई जाती है। उसके बाद में है द लेटर is the only representative of the varieties of crocodile found in the world today. Okay, लेटर एकमात्र ऐसी वैरायटी क्रोकोडाइल की जो आज दुनिया में पाई जाती है। इसके अलावा जो क्रोकोडाइल की दूसरी प्रजाति है वो है नहीं। बर्ड लाइफ आगे देखेंगे। बर्ड लाइफ इन इंडिया इज कलरफुल। पीकॉक, पीहेंस, डक्स,
पैराकिट्स, क्रेन्स एंड पिजन्स आर सम ऑफ द बर्ड इनहेबिटेड इन द फॉरेस्ट एंड द वेटलैंड्स ऑफ कंट्री। देखिए अभी हमने एनिमल्स की बात करी, अगर मैं बर्ड्स की बात करूं तो बहुत सारी वैरायटीज यहाँ बर्ड्स की पाई जाती है, जैसे डक है, पीसैंड्स है और पैराकिट्स है, क्रेन वगैरह है, पिजन है, ये सब यहाँ पर पाए जाते हैं। We have selected our crop from a biodiversity environment that is from the result of the edible plant. We also experience the selected many medicinal plants. The animals were selected from the large stock provided by the natural as well milch animal. They also provided us drop power, transportation, meat and diet. The fish provide the nutritious food. देखिए अगर मैं बात करूँ एनिमल्स और प्लांट की, तो इससे हमें बहुत सारी चीजें मिल जाती है। तो वेराइटीज ऑफ एनिमल्स एंड बर्ड्स हमारे यहाँ पर पाई जाती है, उससे हमें पावर मिलता है वर्क करने का। इसके अलावा वर्क करने का पावर क्यों मिलता है? क्योंकि बहुत से एनिमल्स से हमें मीट मिल जाता है, या बहुत सी बर्ड्स वगैरह से भी हमें मीट मिल जाता है और एग भी मिल जाता है। इसके अलावा बहुत से एनिमल ऐसे होते हैं जो ट्रांसपोर्टेशन में मदद करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में, घोड़ा है या ऑक्स वगैरह है, ये सब चीजें। ओके, फिश की अगर मैं बात करूँ तो बहुत ज्यादा न्यूट्रिटिव फूड है, मतलब दुनिया का सबसे ज्यादा खाया जाने वाला यदि कोई फूड है तो सी फूड है, उसमें फिश बहुत ज्यादा मात्रा में खाया जाता है और ये बहुत ही न्यूट्रिशियस फूड होता है। ओके, मेनी इंसेक्ट्स इन द हेल्प इन द पॉलिनेशन ऑफ क्रॉप्स। अगर मैं इंसेक्ट्स की बात करूं तो देखिए इंसेक्ट्स का भी कहीं ना कहीं यूज है। हमने एनिमल, बर्ड्स, फिश और फिश वगैरह की बात कर ली। अगर इंसेक्ट्स की बात करूं तो कहीं ना कहीं इसका भी बहुत यूज है, ये पॉलिनेशन के अंदर काम आता है। पॉलिनेशन आप लोगों को मालूम होगा कि किस तरीके से प्लांट्स के अंदर होता है और उससे फिर जो है न्यू फ्लावर्स वगैरह वो डेवलप्ड होता है, न्यू प्लांट डेवलप्ड होता है। ओके, तो ये क्रॉप्स में पॉलिनेशन होता है। इसके अलावा एन एक्सर्टिंग बायोलॉजिकल कंट्रोल ऑन सच इंसेक्ट्स इन द हार्मफुल, every species has a role to play in the ecosystem, hence conservation is essential, as has been mentioned earlier. Due to the excessive exploitation of the plants and animal resources by the human being, the ecosystem has been disturbed. देखो हर स्पीशीज का कहीं ना कहीं अपना यूज है, ये नहीं कह सकते हम कि स्नेक्स का यूज नहीं है, वो हमें काट लेता है तो कहीं ना कहीं हमारा नुकसान हो जाता है। स्नेक्स का भी अपना यूज है, वो इकोलॉजिकल बैलेंस को बना के रखता है। यदि स्नेक्स नहीं होंगे तो आपका जो खेत होता है वहां पर क्या होगा, बहुत ज्यादा रेट्स वगैरह इकट्ठा हो जाएंगे और वो रेट्स आपके फसल को नुकसान पहुंचाएंगे। तो कहीं ना कहीं जो स्नेक्स होता है वो उसको कंट्रोल करता है। तो इकोसिस्टम में एक छोटे से इंसेक्ट्स का अगर अर्थवर्म की मैं बात करूं तो उसका भी कहीं ना कहीं बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि अर्थवर्म भी कहीं ना कहीं जमीन के लिए ह्यूमस बन रहा होता है, आपकी सॉइल के लिए ह्यूमस बन रहा होता है। लेकिन मेन क्या है, दुष्परिणाम के कारण या उसके दुष्प्रभाव के कारण ये कह लें कि उन्होंने सही से इस चीज का इस्तेमाल नहीं किया, ज्यादा इस्तेमाल किया, ओके, एक्सेसिव यूज किया, तो उसके कारण इकोलॉजिकल बैलेंस बिगड़ता जा रहा है। तो हमें इसलिए प्लांट्स की स्पीसीज और एनिमल की स्पीसीज को बचा के रखना है। अबाउट 300 प्लांट स्पीसीज आर एंडेंजर्ड। आज की अगर मैं बात करूं तो 300 प्लांट की स्पीसीज एंडेंजर्ड स्थिति में, एंडेंजर्ड मतलब खतरा मंडरा है वहां पर, और 20 स्पीसीज एक्सटिंक्ट हो चुकी है, मतलब विलुप्त ही हो चुकी है। Quite a few animal species are also endangered and some have become extinct. लेकिन और इसके अलावा कुछ जो एनिमल है, वो एनिमल की जो स्पीसीज है वो भी एंडेंजर्ड है, और इसके अलावा कुछ तो एक्सटिंक्ट भी हो चुके हैं। The main cause for the major threat to the nature hunting by the greedy hunter, सबसे मेन कारण ये है कि जो ग्रीडी हंटर्स है, लालची हंटर है, उन्होंने इस स्पीसीज का इतना ज्यादा हंटिंग की कि वो खत्म ही हो गए, एक्सटिंक्ट ही हो गए। तो कमर्शियल यूज के लिए उन्होंने हंटिंग की। इसके अलावा पॉल्यूशन और केमिकल और इंडस्ट्रियल वेस्ट है जो कहीं ना कहीं हमारे रिवर्स वगैरह में मिल गया है, वो भी एक कारण है। फिर इसके अलावा एसिड डिपॉजिट जो हो जाता है आजकल, एसिड रेन होती है उसकी वजह से। ओके, कटिंग ऑफ फॉरेस्ट टू ब्रिंग लैंड अंडर कल्टीवेशन, फॉरेस्ट को कट करना क्योंकि लैंड को हमें कल्टीवेशन में लेना है, खेती वगैरह में करना है। लोगों का हैबिटाट होना, मतलब कहीं ना कहीं शहरीकरण होना, है ना। अब देखिए हमें फ्लोरा और फोना को प्रोटेक्ट करना है, तो कहीं ना कहीं इसमें हमारी भी जिम्मेदारी, गवर्नमेंट ने तो बहुत सारे एफर्ट्स किए हैं कि फ्लोरा एंड फोना को बचाया जा सके, लेकिन हमारी भी कहीं ना कहीं जिम्मेदारी है कि फ्लोरा एंड फोना को हमें बचा के रखना है, क्योंकि ये इकोलॉजिकल बैलेंस को बना के रखता है। ओके, और जो हमारी आने वाली जनरेशन है कहीं ना कहीं उनके लिए भी बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है। जो हमारी आगे आने वाली जनरेशन के लिए बेनिफिशियल होता है हम उसको बचा के रखते हैं, है ना। तो जो फ्लोरा एंड फोना है वो भी हमारे लिए जनरेशंस के लिए कहीं ना कहीं फायदेमंद है, तो हमें इसे भी बचा के रखना है। देखिए गवर्नमेंट ने क्या एफर्ट्स किए वो हम देखने जा रहे हैं। 18 बायोस्फीयर रिजर्व हैड बीन सेटअप इन कंट्री, 18 बायोस्फीयर रिजर्व सेटअप किए गवर्नमेंट ने।
जहाँ पर फ्लोरा एंड फौना दोनों को प्रोटेक्ट किया गया है। इसमें से अगर कुछ की मैं बात करूँ तो सुंदरवन, नंदा देवी, द गल्फ ऑफ मन्नार, द नीलगिरी, नौकरेक, ग्रेट निकोबार, मनास, सिमलीपल, पंचमढ़ी, अच्छा नकमर, अमरकंटक, ये सब इसके अंदर वर्ल्ड नेटवर्क में शामिल है जो बायोस्फीयर रिजर्व है। सेकेंड नंबर पर बात कर लेते हैं जो फाइनेंशियल और टेक्निकल चीजें होना चाहिए वो भी गवर्नमेंट प्रोवाइड कर रही है बायो बॉटनिकल गार्डन के लिए, है ना। ये गवर्नमेंट तकरीबन 1992 से इसकी स्टार्टिंग कर रही है। इसमें ये गवर्नमेंट का जो प्रोजेक्ट है वो कच्छ और कुछ कोल्ड डेजर्ट वगैरह या पन्ना में चलाया जाता है। आगे हम बात करेंगे टाइगर को प्रोटेक्ट करना या राइनोसोरस को और ग्रेट इंडियन बस्टर्ड्स को प्रोटेक्ट करने के लिए भी गवर्नमेंट ने बहुत सारे प्रोजेक्ट वगैरह बनाए हैं ताकि इकोलॉजिकल बैलेंस बनता रहे। इसके अलावा 103 नेशनल पार्क्स बनाए गए हैं, 535 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज और जूलॉजिकल गार्डन बनाए गए पूरे देश के अंदर ताकि वाइल्ड लाइफ को बचाया जा सके। ओके, तो अब हमें मालूम पड़ गया होगा कि ये जो वाइल्ड लाइफ है वो हमारे लिए कितनी इंपॉर्टेंट है, कहीं ना कहीं इकोलॉजिकल बैलेंस को बना के रखती है। तो मैंने आप लोगों को लेसन नंबर 5 प्रोवाइड कर दिया। ये आप लोगों का होमवर्क है, आज आप लेसन नंबर 5 अपनी CW कॉपी में लिखेंगे और जिन्होंने नहीं लिखा, जिन्होंने लिख लिया इट्स ओके, और बाकी जो है वो एक बार लेसन को स्टडी करेंगे। ओके, और इसके अलावा आप अपना लर्निंग वर्क भी स्टार्ट कर दीजिए। अब लेसन 1 से आप लर्निंग वर्क स्टार्ट करेंगे, ये भी आपका वर्क रहेगा, होमवर्क रहेगा। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।